आ रहा है, स्क्रीनशॉट जो ठीक है डाला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें? सर एंट्रल इसका कहने का स्ट्रक्चर मतलब क्या? मेरे को नहीं पता है, स्ट्रक्चर इसका बनाकर दिखा दीजिए क्या होता है। स्ट्रक्चर हाँ, ओके सही है। ओके सो रिकॉल करेंगे जरा। ग्रानुलोसा सेल्स है ना, ग्रानुलोसा सेल्स है ये। ग्रानुलोसा सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? कम ऑन टेल मी, बोलेंगे जी। ग्रानुलोसा सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट, oocyte है ना, प्राइमरी oocyte, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। ठीक ना, सर धीरे धीरे। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? यस सर। नहीं वेट हम स्क्रीन शेयर नहीं करे हैं। हाँ अब आएगा। अब आएगा आ गया ना? यस आया? सर आ गया। आया सर। हाँ ठीक है तो ये देखेंगे जरा, ऊसा ये प्राइमरी oocyte दिख रहा है ना, और इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? ग्रानुलोसा सेल। ठीक है, ग्रानुलोसा सेल्स भी धीरे धीरे क्या करता है? डेवलप करेगा। रिकॉल करेंगे जरा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स है ना, और बाद में आता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक ना, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है और टर्शियरी फॉलिकल्स में जाने की कोशिश करता है, ठीक ना, एट द टाइम लेयर डेवलप्स। ठीक ना, इस फॉलिकल के बाहर लेयर डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्ना एंड इंटरना। दैट लेयर एक्सटर्ना एंड इंटरना, इसी को हम लोग कहते हैं थेका, THECA, थेका। बाहर वाला को एक्सटर्ना और अंदर वाले को हम लोग कहेंगे थेका इंटरना। थेका इंटरना, अब समझे कहां पर है ये स्ट्रक्चर? यस सर समझ रहे। हाँ यस सर। हाँ, जोना पेलुसिडा कहाँ होता है तो फिर? तो जोना पेलुसिडा बनेगा यहाँ पे बाद में, ये जो उस साइड देख रहे हो ना, ठीक ना, तो जोना पेलुसिडा इधर बनेगा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा उस साइड के बाहर बनेगा, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना बनेगा ग्रानुलोसा सेल के बाहर ना, ग्राफियन फॉलिकल्स के बाहर। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। सर जोना पेलुसिडा सबसे बाहर होता है ना? अरे तो उस साइड का बाहर तो हुआ ना, फॉर एग्जांपल दिस इज योर उस साइड। ठीक है, ये आपका उस साइड है। फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल जब बता रहे थे तो फिर सर हमको कोरोना रेडियाटा पहले होता है, उसके बाद जोना पेलुसिडा आता है ना? अरे तो जोना पेलुसिडा ओवम के बाहर रहता है। कोरोना रेडियाटा तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ओवा के बाहर। अभी ओवा तो कवरिंग से बाहर निकला ही नहीं है ना, ओव्यूलेशन तो अभी हुआ ही नहीं है सर। ओव्यूलेशन तो टर्शियरी फॉलिकल के बाद होता है। अरे यार, दिस इज एंट्रम इज स्टिल हियर। ये एपिसोड तुम्हारा अभी आने वाला है। ये जब ओव्यूलेशन होगा, जब एग बाहर निकलेगा, ठीक ना, तब जाके ये रहा तुम्हारा oocyte, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे इसको, है ना। उसके बाद ये रहा तुम्हारा जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट रहेगा? कोरोना रेडियाटा इस तरीके से रहेगा। और कोरोना रेडियाटा में कुछ कुछ ग्रानुलोसा सेल्स रहेंगे जो हाइलुरोनिक एसिड से अटैच रहेंगे। ठीक है, अभी भी डाउट है? और टर्शियरी फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन होता है। टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद होगा, हाँ। मतलब पहले वो टर्शियरी फॉलिकल तो ग्रो करेगा, उसके बाद फिर ओव्यूलेशन होता है। हाँ अच्छा,
लेक्चर डाल दिए हैं यूट्यूब पे, देख लेंगे वहां पे, ठीक ना। लेक्चर डाल रखे हैं यूट्यूब पे। सर लिंक दे दीजिएगा। लिंक भेजना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक ना। पूरा लेक्चर है क्लास सर हम भेज देंगे। चैप्टर 3 का। हाँ, फॉर अंकिता। हाँ सर हम भेज देंगे। आप भी भेजो, ठीक है। तो जो आप टॉपिक नहीं WhatsApp समझ में में आया उस, हाँ जो टॉपिक नहीं है उसमें आप समझ सकते हैं उससे, ठीक ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट किसका है देखें। Which of the following event is not associated with the ovulation in human female? यही ना? यस सर। ओव्यूलेशन कहने का मतलब क्या होगा? ओवल्यूशन मतलब जब ओवम निकल जाता है। यस, रिलीज ऑफ ओवम। ओके, रिलीज ऑफ ओवम। हाँ। तो इसमें मतलब हम किए थे रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte सर, सेकेंडरी oocyte तो Which of the following event is not associated with the ovulation in human female? Full development of Graafian follicle, release of secondary oocyte, LH surge, decrease in estradiol, release of secondary oocyte. सर सेकेंडरी oocyte तो रिलीज तब होता है ना जब स्पर्म आकर के वो उसका एक्रोसोम डिफ्यूज करता है ज़ोना पेलुसिडा से, तब होता है ना सेकेंडरी oocyte और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या, पहले ये बताओ। से रिलेटेड नहीं है। अरे ओव्यूलेशन का मतलब होता क्या, पहले ये बताओ। Come on, tell me. Ovulation means the release of. Ovulation means release of. Come on. Ovulation means release of. अंकिता बताओगी release of what? अंकिता। Release of ovum। ट्राई कर देंगे तुम लोग का हम। सर रिलीज ऑफ ओवम ही तो होता है ओवल्यूशन। सही मायने में क्या बोलेंगे? ओवरी। LH। Come on. सही मायने में LH surge। LH क्या surge होगा? Ovulation is the release of what? Option 1, option 2, option 3. Come on, कौन सा होगा? ऑप्शंस कहाँ है सर? स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, काय नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे शेयर है सर, स्क्रीन पे सिर्फ रुको एस रुको लिखा हुआ है। रुको अभी आएगा। हाँ, अब आया? हाँ सर। हाँ, अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है? Ovulation means the release of what? Secondary oocyte, ovum, primary oocyte, none of these. सही आंसर बताओ। तुम्हारा गला आज दबा देंगे। सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अरे यार, ओवम तो कब बनता है? फर्टिलाइजेशन से जस्ट बिफोर ओवम बनता है। ओवम या फिर एग फर्टिलाइजेशन से जस्ट बिफोर बनता है। ओव्यूलेशन मींस द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। यही चीज तो हम एक्सप्लेन करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है और टीचर क्या समझाते हैं, ध्यान नहीं देता। लेकिन स्पर्म जब एंटर करता है ओवम में तो उसके बाद जो पोलर बॉडी फॉर्म होता है सेकंड पोलर बॉडी, और उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं ना। डोंट से ओवम, स्पर्म एंटर्स इनटू सेकेंडरी oocyte। और उसके बाद फिर जो मियोसिस कंप्लीट होता है उसको क्या कहते हैं? तो फिर मियोसिस कंप्लीट हो रहा है मतलब क्या? वो 100% कंप्लीट मतलब हो गया, सेकंड पोलर बना। नहीं सर, हाँ बोलो। सेकंड पोलर बॉडी जो फॉर्म होता है, हाँ, उसके साथ में जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? ओवा कहेंगे, उसी को सही मायने में ओवा या फिर एग कहते हैं। ओके, उसको एग कहेंगे। यस। अच्छा, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो जायगोट। हाँ, स्पर्म एंटर नहीं किया हुआ है। ये आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें जोना पेलुसिडा रहेगा, कोरोना रेडिएटा रहेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स रहेंगे, है ना। फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होगा वो मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड रहता है। उस स्ट्रक्चर को हम प्रोनाउंस करते हैं सेकेंडरी oocyte। ओके, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। जैसे ही स्पर्म सेल आएगा, इसका न्यूक्लियस आएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स आएगा, तब जाके ये मियोसिस 2 ठीक है खत्म हो जाता है और एनाफेज 2 बढ़ेगा,
साइटोकाइनेसिस होगा, that will give rise to ओवा। सही मायने में ओवा बनाया, सही मायने में ये बनाया आपका हैप्लॉइड ओवा और एग, और बनता है आपका यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। सो अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्या था क्वेश्चन? हाँ, which of the following events is not associated with ovulation in human female? Not associated, रिलीज ऑफ second oocyte सही है, LH सर्ज होता ही है, और LH सर्ज के दौरान एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन घटा हुआ रहता है ना। तो फुली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स कब होगा? ये भी तो होता है, एक स्टेप पहले ओव्यूलेशन से, एक स्टेप पहले फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओके, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रिलीज तो ये भी तो होगा सर। फॉलिकल्स ठीक है, मोटा मोटी हाँ ये भी सही होना ही चाहिए, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट ढूंढना होगा। तो ये तीनों सटीक लग रहा है, और ये ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है ग्राफियन फॉलिकल्स से, ठीक ना। देखो, ग्राफियन फॉलिकल्स दूसरा एपिसोड है। ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरिटी रिलेटेड है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन से, है ना, इसलिए वो दूसरा एपिसोड है। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब किया जा सकता है, जो रेगुलर होता है उसको उसमें इरेगुलरिटीज लाया जा सकता है। हाउ कैसे? इसमें तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन पिल डाल देने से ही हो जाएगा ना। Combination of estrogen and progesterone, FSH only, LH only, combination of FSH and LH। हाँ, इसको हम लोग combination of estrogen प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल, जिससे कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में देखे थे ना। यस सर, सही है, आपका ऑप्शन सही है, combination of estrogen प्रोजेस्टेरॉन, है ना, करेक्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH नॉट है क्या इसमें? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं सर, नहीं, इसका आंसर आपका, आप जो ये नंबर बी दे रखो ना, इसका बी ही आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर बी ही होना चाहिए। हम लोग कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में FSH और LH डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, वी यूज एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ कर ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब by the use of, हाँ ना, by the use of, so we do not use either LH or FSH or combination of FSH and LH, ठीक ना। मिस्ट्रोस्टोन भी यूज करते हैं, तो that is actually एंटी प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये आपका आंसर सही है, आपका आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब सही है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स व्हाट? मेल में पूछ रहा है ना। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, टेस्टिस, बल्ब, यूथरल। 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 ठीक है सर। हाँ ठीक तो है ना। सर उससे पहले भी एक क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। कहाँ पर है? उसके ऊपर, जो अभी आप ह्यूमन मेल के क्वेश्चन था उसके ऊपर। मेरे नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है सर, हम इसको रीसेंड करते हैं। हाँ, ये क्या है? उसके बाद है, उसके जस्ट बाद है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अच्छा, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, फिजिबल मतलब कि हो सकता है, कैरिड आउट कर सकते हैं। सर ये सबका तो आंसर लगता है गलत दिया हुआ है उसमें। The sperm are transported in a vagina just after the release of ovum in fallopian tube. The ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction of the fallopian tube. ये ज़्यादा सही लग रहा है। The ovum and the sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction of the cervix. ये गलत है।
तो सर सारा ही आंसर इसी तरह से दिया हुआ। ठीक है, ये सही आपका, नंबर 2 सही है, नंबर बी ऑप्शन सही है इसमें आपका। इसमें सी किया हुआ है, जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल, है ना। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन तो सर गोनाडोट्रोपिन वगैरह दे दिया है। ये गलत दिया, एक्सप्लेनेशन भी गलत दिया हुआ है इसका, है ना। यस सर। नेक्स्ट, आपका सही था, आप जो जवाब दे रखे हो वो सही है। Which of the following statement is incorrect about menstruation? At menopause, in the female, there is especially abrupt increase in the gonadotropin hormone. सही है ये? सही है। हाँ, ये सही होना चाहिए, तो सही है। गोनाडोट्रोपिन में इंक्रीज होने लगता है, ठीक ना। गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज होने LHFSH का लगता है तो इंक्रीज फिर होता सर, है, तो फिर सर ये भी तो हम ठीक लोग ना। पढ़े हैं कि कहीं पे फीमेल, कहीं पर पढ़े हैं कि फीमेल मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का सेक्रेशन लो हो जाता है। हाँ, एस्ट्रोजन लो हो जाता है, बट तो FSH सर एंड LH, गोनाडोट्रोपिन, तो सर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के ही कारण तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन किया जाता है ना। बट आई हैव स्टडीड समवेयर abruptly increase अगर होता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बढ़ जा रहा है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी तो बढ़ेगा ना। नहीं, उस समय उसका दूसरा मैकेनिज्म फॉलो होने लगता है, ठीक ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो, कुछ कुछ स्पेशल ये अच्छे किताबों में दे रखा है, ठीक ना। आपका इसमें भी नहीं दे रखा है, इवन एररलेस बायोलॉजी में भी नहीं दिया है, टोमेन में भी नहीं दिया है, ठीक ना। इसको हमने एक आर्टिकल में स्टडी करा था कि एब्रप्टली बढ़ जाता है, ठीक ना। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल of menstruation is called menarche. During normal menstruation, about 40 ml of is lost. The menstrual fluid can easily clot. अच्छा, about incorrect पूछ रहा है ना, सही तो है आपका नंबर लास्ट वाला। लास्ट नंबर सही है। सही मतलब कि सर फर्स्ट में हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन सर फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है जो गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज हो जाता है, तो सर अगर गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी तो इंक्रीज होगा। नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होता है उसके बाद। अच्छा, तो डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो ये सही है, ये ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पे, ठीक ना। मेनोपॉज के बाद तुम्हारा गोनाडोट्रोपिन, FSH और LH कंसंट्रेशन एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। और ये तो नॉर्मल था यार, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड इजीली क्लोट कहाँ करता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। नहीं सर, वो गोनाडोट्रोपिन वाला में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल तो लो हो जाता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में ई स्पेशली लिखा हुआ है, मतलब जैसे तैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसीलिए वो ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज अ स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज, ई स्पेशली। हाँ, ई स्पेशली का ओके, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई और एस वाला स्पेशली? नहीं होता है, थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा ताकत दे के बोल रहे कोई शब्द होता है। ओके, दिस इज इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, एक्रोसोम रिएक्शन फॉर्म इज ट्रिगर्ड बाय क्या दिक्कत क्या है इसमें? सर नहीं पता है इसके बारे में। तो तुम कैपेसिटेशन कैसे कर दी? ठीक, कैसे? हाउ? कैपेसिटेशन तो मतलब ये तो था कि ओवम जब स्पर्म से मिलता है तो फिर एक्रोसोम का सिक्रेशन होता है। कैपेसिटेशन कहने का मतलब होता है, कैपेसिटेशन कहने का मतलब होता है द एंटायर एपिसोड, ठीक ना। पूरे एंटायर एपिसोड को कैपेसिटेशन कहते हैं। दिस कैपेसिटेशन इंक्लूड्स, है ना, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द स्पर्म सेल, जिसके चलते उसका मोबिलिटी बढ़ जाता है ना। उसका मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू होने लगता है। हेलो, ओके, ठीक ना। विप्लश मूवमेंट, हाँ बोलो, ठीक ना, उसका नॉर्मल मूवमेंट कन्वर्ट हो जाता है विप्लश मूवमेंट में। ओके, ये होता है। सो एक्रोसोम रिएक्शन कहने का मतलब जो स्पर्म का टीथ है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन कब स्टार्ट होता है? ये वाला रिएक्शन कब स्टार्ट होता है, ठीक ना। ये वाला रिएक्शन उस समय स्टार्ट होता है जब ओवम के पास फर्टिलाइजिन, ओवम के पास प्रेजेंट रहता है फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के पास प्रेजेंट रहता है एंटी
फर्टिलाइजिंग, ठीक ना। जब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मीट करते हैं तब जाके एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होता है। कैपेसिटेशन मींस द एंटायर एपिसोड जिसमें सोडियम आयन कैल्शियम आयन एंटर करेगा, स्पर्म का मोबिलिटी बढ़ जाता है ना। लेकिन एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब, एक्रोसोम मतलब क्या, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। वो एंजाइम कब रिलीज होगा, जब ओवम से बाइंड हो जाता है तब रिलीज होता है। ओके सर ये हम पूरा लेक्चर में बता रखे हैं, देखेंगे वहां। सर एक बार हाँ फिर से बता दीजिए, मेरा कनेक्शन कट गया था। ओके सी दिस इज सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, दिस इज स्पर्म। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। क्या आ रहा है यार, आ गया? यस सर आ गया। Who is that talking in the background? Fertilizing, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ सर देख रहे हैं। फर्टिलाइजिंग, ठीक ना। और स्पर्म सेल्स के पास क्या रहता है यहाँ पे, स्पर्म सेल्स से मान के चलो यहाँ पे एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट, ठीक ना। सो दिस एक्रोसोम पोर्शन हैज एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक ना। सो कैपेसिटेशन कहने का मतलब स्पर्म सेल्स का सर्विक्स में रिलीज हो जाना, वहां से इसको विप्लश मूवमेंट प्रोवाइड करना, कैल्शियम आयन का एंटर करना, ठीक ना। कोलेस्ट्रॉल का हट जाना उसके मेम्ब्रेन से, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक ना। एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्रोसोम एंड फर्टिलाइजिंग ऑफ secondary oocyte are complementary which helps in the binding of these two gametes। और ध्यान रखेंगे एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग ये दोनों स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, है ना। तो जैसे ही एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग बाइंड करेंगे तब जाके एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होगा, और ये पूरा एपिसोड कैपेसिटेशन के अंदर आता है। सो एक्रोसोम रिएक्शन फाइनली कब स्टार्ट होगा, ठीक ना। रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बाइंडिंग टू फर्टिलाइजिंग होना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजिंग शब्द लिखा है इसलिए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, ये तो आज सस्ता क्वेश्चन है, आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है हटाओ ना, तुम तो सही हो ना। क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, एम्पुला दिया हुआ है। एम्पुला से पहले क्या है इन्फुंडिबुलम है, इस्मस है, है ना, ठीक है हटाइए, गलत दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, if mammalian ovum fails to get fertilized, if mammalian ovum fails to get fertilized, which of the following is unlikely? क्या नहीं होगा, ट्विस्ट क्वेश्चन है, यही है ना। if mammalian ovum fails to get fertilization नहीं होगा, ठीक है, तो क्या क्या नहीं होगा, कौन क्या क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आगे क्या क्या होना है जी, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम इसमें डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, ओके मेंस्ट्रुएशन होगा, इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, क्या नहीं होगा पूछ रहा है ना। हाँ तो कॉर्पस ल्यूटियम तो डिग्रेड होगा ही, तो नॉर्मल जाहिर सी बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना है ना।
प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस, ये भी सही है ना? थर्ड वाला सही है। प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, ओके। एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी कम होगा कि नहीं होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फिर से उसको दोबारा से एक फॉलिकल बनाना होगा ना नेक्स्ट साइकिल के लिए, तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा। एस्ट्रोजन इंक्रीज होना है। सर बी ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा, ये कैसे हो सकता है? मतलब पहले तो उसमें लिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो हाँ। नहीं होता है, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन भी बढ़ता तो है। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम भी तो डिग्रेड होने लगेगा ना धीरे धीरे। तो वो तो डिग्रेड होगा, लेकिन फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो उस टाइम पर बढ़ा रहता है। तो उस समय नहीं पूछ रहा है, इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होने का मतलब है कि कौन सा हार्मोन में चेंजेस आएगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन में चेंजेस आएगा? तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा था, है ना? ओके। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये भी सही है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या नहीं होगा? एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन का डिक्रीजिंग नहीं होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगता है। यदि तुम्हारे पास ग्राफ होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, देखो जरा, ग्राफ है तुम्हारे पास एमसीईआरटी वाला? मिला ग्राफ? सर है। हाँ सर है। ग्राफ देखो जरा, ग्राफ में देखो कौन सा हार्मोन्स का डिक्रीशन और इंक्रीज दिखा रखा है वहां पे, देखो। सर ओव्यूलेशन के बाद तो एलएच और एफएसएच जो डिक्रीज होता है वो हो रहा है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, रुको दिखा रहा है अभी यहाँ पे। कैसे देख रही है तुम ग्राफ? दिखा रहा है कि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद एस्ट्रोजन घट रहा है। एस्ट्रोजन घटता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल लेवल से तो थोड़ा ऊपर ही है वो। कहाँ यहाँ कहाँ एस्ट्रोजन? वो ओव्यूलेशन के पहले है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रोजन क्या हो रहा है जी, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक ना? एस्ट्रोजन फर्दर डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है ना, देखो तो सीरीज, ये देखो एस्ट्रोजन लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है। स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो, दिख रहा है ना? ओव्यूलेशन के जस्ट बाद देखेंगे, जस्ट बाद, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन घटा, फिर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना? लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्रीजेस, और यहाँ पे पूछ रहा है अनलाइकली, मतलब क्या नहीं होता है ना? ओके, इसलिए आपका आंसर सी होगा। कहने का मतलब सी जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो गलत स्टेटमेंट है, वही पूछ रहा है यहाँ पे। थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान देना होता है सही क्या होता है और गलत क्या होता है। आपको दोनों स्टेटमेंट जानना होगा, सही स्टेटमेंट क्या होगा इसके लिए और गलत स्टेटमेंट क्या होगा इसके लिए, तब जाके कर पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ डिवीजन इन विच, क्या होता है अंकिता मेरोब्लास्टिक क्लीवेज? अंकिता लेक्चर में बताया हूँ, तुम लोग देखा कि नहीं देखा पता नहीं, क्या होता है जी मेरोब्लास्टिक? मेरोब्लास्टिक वगैरह नहीं ध्यान में रखे हैं उसको, क्योंकि वो था नहीं बुक में थे। इडियट, लेक्चर हम का लिंक हम तुमको क्यों भेजे थे? शेयर करने के लिए कि रवि सर का क्लास का व्यू बढ़ाओ, ऐसा तो हम तुम लोगों को कभी नहीं बोले थे सर। उसको हम देखे थे। इडियट, तुम ही लोग तो बोला था ना सर हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो इसलिए हमको लगा कि तुम लोग को पढ़ना था, पढ़ा नहीं पाए थे, क्लास 12 को पढ़ा रहे तो तुम लोग भी पढ़ लोगे इससे। तुम लोग को बहानेबाजी करना ना बड़ा अच्छा लगता है। लिसन, दो क्लीवेज मींस व्हाट? क्लीवेज मींस द डिवीजन, सेल डिवीजन को क्लीवेज कहेंगे। सेल डिवीजन हो रहा है मतलब, ठीक है, डिवाइड करेगा ये दो में, ओके, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। दो प्रकार से बताया था क्लीवेज, कम ऑन, मेरोब्लास्टिक
एंड होलोब्लास्टिक। शारदा तुम्हें पता है मेरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक? शारदा? सर होलोब्लास्टिक में तो कंप्लीट डिवीजन होता है जो। शारदा, नीरा मैडम पढ़ाई होंगी तुम लोगों को। यस सर, पढ़ाई थी, भूल गए। सो होलो मीन्स व्हाट? सारा। होलोब्लास्टिक कहने का मतलब जो जाइगोट होगा उसका पूरा डिवीजन हो जाना, 100% डिवीजन हो जाना, दैट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहने का मतलब पार्शियल डिवीजन, ठीक ना? यहाँ पे योक होता है, सो योक का डिवीजन नहीं होगा, ओनली द अदर component of the cell get divides, that is called meroblastic cleavage. पार्शियल डिवीजन होता है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में, पूरा का पूरा सेल डिवाइड नहीं होता है 2 सेल में, है ना? ये होता है, समझे आप? यस सर। ओके। ये पेपर कब दिया था तुम लोग? हाँ जी, क्या सर? ये टेस्ट पेपर कब हुआ था तुम लोग का? ये ऑनलाइन है सर। हाँ, ऑनलाइन कब हुआ था ये? कल ही। ये तो क्वेश्चन डाला होगा, जब मन करता था उठा के देते रहते। अच्छा, कल दिए थे। ठीक है। Which part of male reproductive system is the place where a sperm completes maturation process? कहाँ होता है? हिंट दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना? It is the area where the sperms are stored for a day to a week, ठीक ना? एक दिन से लेके एक हफ्ते तक, सर ठीक ना? स्पर्म सेल्स वहाँ पे स्टोर रहता है। सर लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। तो अगर यहाँ पर मैच्योरेशन लिखा हुआ है और लास्ट में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तब तो प्रोस्टेट ग्लैंड होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे वो सीमेन बनाया जाता है, मैच्योरेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट करेक्ट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ दैट इज नॉट 100% करेक्ट। सर तो मैच्योरेशन और मोर्टेलिटी लिखा हुआ और मिड में आया तो क्या करना है? मोर्टेलिटी सही है, भी तो लिखा हुआ है सर। मोर्टेलिटी सही है। मोर्टेलिटी कहने का मतलब इसको फ्रक्टोज देंगे, ओके, फ्रक्टोज देंगे, अल्कलाइन सब्सटेंस देते हैं, कैल्शियम एंजाइम, है ना? सर्टेन एंजाइम, ओके, ताकि वो बचा रहे, ओके। लेकिन इसकी जो मैच्योरेशन होती है और रिसाइड करता है टेम्पोरली, दैट इज इन एपिडाइडिमिस। एक्सप्लेनेशन है इसका, नीचे दिया हुआ था सर। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन एनसीईआरटी का ये एक लाइन लिखा हुआ है तो इसीलिए वो क्वेश्चन। ठीक है, आप फॉलो करें, ठीक है? तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड कम ऑन। हाँ, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। हाँ, तो 4 था ना? हाँ, सारा लिखा हुआ है, लास्ट में प्रोस्टेट आता है तो लास्ट में प्रोस्टेट लिखा हुआ है और उसके बाद मैच्योरेशन भी लिखा हुआ है, ठीक ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ऐसा तो नहीं लिखा है ना, ऑप्शन 1 और 2, है ना? ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं लिखा है, लेकिन ये चीज याद रखेंगे, प्रोस्टेट आता है ना, इसीलिए। एपिडाइडिमिस भी तो आता है यार, अभी तो बोली द प्रोडक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस तो सर फर्स्ट में आता है ना, प्रोस्टेट तो लास्ट में आता है। अच्छा, इसीलिए प्रोस्टेट लास्ट में आता है। पाथ देखेंगे, हाँ, तो प्रोस्टेट ग्लैंड तो सबसे लास्ट, सेमिनल वेसिकल आता है, फिर प्रोस्टेट आता है, फिर बल्बो यूरेथ्रल आता है। बल्बो यूरेथ्रल का कोई काम नहीं है तो प्रोस्टेट होगा। ओके, अच्छा, ठीक है, अच्छा लॉजिक लगाई तुम भी, ठीक ना? लेकिन ध्यान रखेंगे, यदि तुम्हारा मोबिलिटी से पूछे, ठीक ना, मूवमेंट से पूछे, तो ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन किससे आंसर दोगे, ठीक ना? और मैच्योरेशन से पूछेगा और ऑप्शन में एपिडाइडिमिस रहेगा, टेम्पोररी कहाँ स्टोर्ड होता है उसके लिए होगा आपका एपिडाइडिमिस। और चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक ना? फाइनली नीट में एनसीईआरटी को ही तवज्जो दिया जाता है, तो कोई गलत नहीं है, ठीक ना? एक्सेप्टेबल है आपका आंसर ये, ठीक ना? ओके, चलिए, लेकिन ध्यान देंगे, मैच्योरिटी से पूछेगा, सिर्फ मैच्योरिटी से पूछेगा, आप एपिडाइडिमिस दे सकते हो। स्टोरेज से पूछेगा, एपिडाइडिमिस दोगे। मोर्टेलिटी से पूछेगा तो तीनों ग्लैंड का नाम याद रखेंगे। सर इसमें एक और दिक्कत आया था कि लिखा हुआ है कि यूरेथ्रा
और जहाँ पर वास डिफरेंस मिलता है, ओके, यूरेथ्रा और वास डिफरेंस जहाँ पे हाँ, तो मिलता है। उस जगह को इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। हाँ, और हाँ, वहां हाँ। पर भी स्पर्म स्टोर होता है जब तक उसका इजैकुलेशन नहीं होता है तब तक। तो स्टोरेज के लिए तो वो भी नहीं इजैकुलेटरी नहीं डक्ट भी तो हो सकता है नहीं, स्टोरेज के लिए। इजैकुलेटरी डक्ट बोलते किसको है? इजैकुलेटरी डक्ट किसको कहते हैं? Ejaculatory duct received from seminal vesicle and open into urethra. को दे रहे हैं उसका तो उसको ejaculatory duct कहते हैं। ओके, सही है, सही है वो, ठीक ना? क्या क्या आता है इजैकुलेटर में, एक बार और रिपीट करेंगे जरा? सर कुछ चीज एनसीईआरटी का हमें, लाइन है, क्या एनसीईआरटी दिया? का लाइन है, it receive a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. वास डिफरेंस के बारे में लिखा है कि वास डिफरेंस रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा यार हम तुमको एज पूछते हैं, ejaculatory duct. वेट 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 वेट, एक स्टेटमेंट था इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में ही। और सर उसके बाद भी लिखा हुआ है दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यहाँ पर भी तो स्टोर लिखा हुआ है। टेम्पोरली स्टोर लिखा होगा सर सिर्फ स्टोर लिखा हुआ है, डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दिस। डक्ट 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 डक्ट, याद नहीं आ रहा यार, ये ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पे हम लिखवाए हैं इसको। ओके, एनीवे नोट्स में हम कहीं पे लिखवाए हैं, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देखो, उसमें हम बता रखे हैं डक्ट किसको कहा जा रहा है। ओके 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 ओके, फिर से ठीक, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था अभी। प्रोडक्शन प्रोडक्शन, अरे यार नहीं यार, ओके ओके ओके, क्या बोल रही थी अभी इसमें, बताएंगे विशेषता? कुछ बोल रही थी। 0.5 हाँ, विशेषता कहाँ गई? हेलो हेलो, सर लगता है विशेषता डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन आया? यस सर, भेज दिया। तो मेरा वाला क्वेश्चंस भी थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है। 3-4 है, करते हैं क्या सबका बोल रहे डिस्कस सर, कर। फिर से कट गया था। अभी तो कुछ बोले ही नहीं यार। आई एम सर्चिंग दैट एक्सेसरी डक्ट या स्पर्म डक्ट किसको कहते हैं जी? स्पर्म डक्ट, कॉमन, इट इंक्लूड्स व्हाट? स्क्रीन देख पा रहे हो ना? यस सर। बताएंगे which part of the रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस? हाँ रेटिटेस्टिस, उसके बाद फिर एपिडाइडम, उसके बाद वास डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया और एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया। वास डिफरेंस, ये सब आई डोंट यस थिंक, सर। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एकदम एग्जैक्टली,
लेकिन ये हम बताए भी हैं और ये भी बताए थे कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट किसको कहते हैं? और सर उसमें भी तो स्पर्म स्टोर होता है ना, टेम्पोरली स्टोर होता है कुछ मिनट के लिए, ठीक ना। वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल कुछ समय के लिए रहता है, नॉट फॉर अ डे। कुछ आवर्स के लिए हो सकता है, मिनट्स के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर अ डे और ठीक है ना वीक। सर क्वेश्चन में बोला है कि मैच्योरेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है? हाँ, तो वो भी तो हम बोल रहे हैं ना कि प्रोस्टेट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैच्योरेशन और मोर्टेलिटी जा करके इन सभी के प्रोडक्ट्स के चलते होता है। हाँ, फ्लूइड्स की वजह से मैच्योरेशन भी दिया हुआ इन सभी के एनसीईआरटी का लाइन प्रोडक्ट्स से लिखा होता हुआ है। ठीक है, लड़ो नहीं। एनसीईआरटी में दिया है तो सही दिया है। ठीक है, हटाओ इसको। इजैकुलेटरी डक्ट याद रखेंगे, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कैविटी ऑफ गैस्ट्रोला इज कॉल्ड व्हाट? ब्लास्टोसिल। द कैविटी ऑफ गैस्ट्रोला इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल ही करते हैं ना। हेमोसिलम किनोथॉन किस ब्लास्टोसिल। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्या? ना, नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं था इसका। नहीं दिया, तो इसको फॉलो करेंगे, ब्लास्टोसिल ही। दैट कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? ब्लास्टोसिल। ठीक है सर। किनोटिरोन क्या होता है यार? किनोटिरोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? किनोटिरोन rudimentary elementary cavity of the embryo of the gastrula stage। ये भी आपका सही है। The rudimentary elementary cavity of an embryo at the gastrula stage that is called archinoteron। क्वेश्चन ठीक है, that one अभी भी जो पूछी थी क्वेश्चन। The cavity है, हाँ, the cavity of gastrula is called what? ब्लास्टोसिल ही करते हैं। Gastrula, blastula, gastrula stage। ओके हाँ, गैस्ट्रोला को हम लोग आर्किटिरॉन कहेंगे, आर्किटिरॉन, और ब्लास्टोसिल कहेंगे ब्लास्टुला स्टेज का। ओके सर एक मिनट फिर से बोलिए। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो कैविटी होगा उसको कहेंगे ब्लास्टोसिल। ठीक है, डन। और गैस्ट्रोला स्टेज में, ठीक है, गैस्ट्रोला स्टेज में जो कैविटी होगा उसको हम लोग कहेंगे आर्किटिरॉन। याद रखेंगे इसको। ठीक है, सही है आपका आंसर, सी सही है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? इसमें दिक्कत क्या है? हाँ जी। The sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating fertilization। ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें? The acrosome has a conical pointed structure। Acrosome has a conical pointed structure used in piercing the। ये तो गलत है ये। अरे भाई, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होने से क्या फायदा है? ऐसा थोड़ी है कोई तीर है तो पेनिट्रेट कर देगा, नहीं। ठीक ना, उसके अंदर एंजाइम होना चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए एग मेम्ब्रेन को, सेकेंडरी साइड के मेम्ब्रेन को। एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग टू द स्पर्म टुवर्ड्स ओवम। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक्रोसोम सर्व्स नो पार्टिकुलर फंक्शन। होता है, ये तो गलत। हाँ। नेक्स्ट, द एक्रोसोम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म। सही है ना? Important role in what? Penetration of ovum by sperm, penetration of secondary oocyte by sperm। सही है। Next, which of the सर एक following? मिनट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं कि नन ऑफ दीज गलत होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या है? एक्रोसोम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। एक्रोसोम मतलब उसके अंदर जो एंजाइम है उसका फंक्शन है। सर पेनिट्रेटिंग द ओवम तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो वही चीज लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो पेनिट्रेटिंग कहने का मतलब कि
उसका पॉइंटेड स्ट्रक्चर के चलते थोड़ी ना पेनिट्रेट होता है, इसका स्ट्रक्चर से एंजाइम रिलीज होंगे और वो एंजाइम क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, इस मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देंगे, ठीक ना, इस मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देंगे। तो पेनिट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से पेनिट्रेशन कह रहा है, ठीक है। Yes. Which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? Primary polar body diploid है? नहीं, हाँ नहीं प्राइमरी है? पोलर बॉडी तो डिप्लॉयड है सर, तो स्पर्मेटोगोनिया भी तो Which primary polar body is diploid? नहीं, वो तो haploid हो गया ना? नो सर, हैप्लॉइड हो जाएगा। अप्लाइड होता है। प्राइमरी पोलर बॉडी तो Haploid हो गया, पता meiosis 1 complete हुआ ना उसका। प्राइमरी पोलर बॉडी, कम ऑन, प्राइमरी पोलर बॉडी बनता है और क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइड बनता है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो which of the following which of the cell during gametogenesis is normally diploid? Primary polar body is diploid, ये आंसर गलत है, अच्छा ठीक ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सही आंसर है आपका। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेनेशन में देखो जरा, ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है ना, क्या आंसर दिया, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन, ये कर लो यार, सही है, कर पाओगे ये? हाँ सर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ना select the correct option describing gonadotrophin activity in a normal pregnant female. gonadotrophin कहने का मतलब FSH and LH ना, gonadotrophin मतलब GnRH means what? Talking about basically what? FSH and LH, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. क्या क्वेश्चन क्या पूछना है? हाई लेवल, अच्छा during what? Pregnancy ना? yes sir, Come on, during pregnancy the corpus luteum is there, है ना? yes sir, corpus luteum क्या रिलीज करता है? Come on, estrogen and progesterone, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या करते हैं? What they do? प्लासेंटा they give थिकनिंग ऑफ negative, एंडोमेट्रियम, ठीक है, they और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम का थिकनिंग में मदद करेंगे, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे, और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन पे नेगेटिव फीडबैक देंगे, दे रहे हैं, ऑप्शन में देखते हैं। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, गलत जवाब। हाई लेवल ऑफ FSH, हाई लेवल तो FSH और का हो ही नहीं सकता, है ना? यस सर, ओके, हाई लेवल ऑफ FSH LH ये भी गलत। हाई लेवल ऑफ human chorionic gonadotrophin stimulates the synthesis of estrogen and progesterone, is it correct? हो सकता है। high level of HCG stimulates the thickening of endometrium, हाँ हाँ, इसका आंसर डी उतना करेक्ट नहीं लग रहा है जितना सी है, ठीक ना। थिकनिंग तो बना रखा है पहले से ही, अब थिकनिंग थोड़ी ना करना है, उसको तो मेंटेन करना है ना? ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सी। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक्सप्लेनेशन भी शायद वही दिया है, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन ठीक ना, यही है, थिकनिंग तो अब करना ही नहीं है, उसको मेंटेन करना है ना। सी इज करेक्ट। Fertilizing is a chemical substance produced from secondary oocyte. Fertilizing एक सेल के है, ये एक्रोसोम से होता है ना? ना, fertilizing एंटी फर्टिलाइजिंग एक्रोसोम करता है। अच्छा, एंटी फर्टिलाइजिंग, हाँ अभी भी तो करे थे एंटी फर्टिलाइजिंग, हाँ भी बोले थे, आगे कैपेसिटेशन है ना। तो इसमें मैच्योर एग भी सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमको नहीं लग रहा है, इसलिए इसको टिक करें, ठीक ना। इट इज डन बाय एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। ओके, नेक्स्ट, द एंजाइम हेक्सोकाइनेज व्हिच कैटलाइजेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
inhibit glucosis, so this is example of negative feedback. या फिर negative feedback है क्या? Negative feedback है? नहीं, फीडबैक है ना, एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। क्या होता है एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन? अंकिता, शारदा बताओ। feedback due to structure. फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन, वो तो Allosteric कॉम्पिटिटिव हो जाता है। Allosteric एलोस्टेरिक में वो एंजाइम के नीचे से जाकर के जो हाँ बाइंडिंग साइट रहता है उसके हाँ, बगल में जाकर के फॉर जो bind- एग्जांपल दिस इज एक्टिव साइट ना, ये एक्टिव साइट है, ओके, ये एक्टिव साइट है। यहाँ पे क्या बाइंड होना चाहिए था? एक्टिव सबस्ट्रेट। साइट के बजाय किसी और साइट पर बाइंड हाँ होकर के उसको इनहिबिट करता है, उसको एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते तो ये सबस्ट्रेट बाइंड करना था, लेकिन हुआ क्या, सबस्ट्रेट ही अभी कहीं दूसरे जगह पे जाके बाइंड कर दिया। एक्चुअली में प्रोडक्ट बाइंड करेगा, नॉट सबस्ट्रेट। कुछ प्रोडक्ट बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बाइंड करेगा यहाँ पे। इस साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बाइंड करेगा, जिसके चलते ये स्ट्रक्चर है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्लास में हम एक्सप्लेन किए भी है। अच्छा ठीक है, तुम तो क्लास नहीं करिए, ओके। ये हम एंजाइम वाले चैप्टर में भी बताए हैं, एज वेल एज ग्लाइकोलाइसिस में भी बताए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। जब प्रोडक्ट, ध्यान देंगे, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है वही अपने प्रोसेस को रोक देता है ना। हो जाएगा ये, हो जाएगा ये विशेषता, यस सर विशेषता, हो जाएगा। यस ठीक सर है। हो नहीं जाएगा। होगा तो बाद में पूछेंगे हमें, ठीक ना। हम आपको नोट्स ये भेज देंगे पूरा डायग्राम के साथ, बाद में पूछेंगे हमें ये नहीं हुआ तो, ओके ठीक है। याद दिलाएंगे हमें, हम इसका नोट्स भेज देंगे, एक पेज में है, डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है पूरा डिटेल में देने के लिए, ओके। आप याद करेंगे एंजाइम इनहिबिशन यस सर देख बायोमोलिक्यूल का, सक्सिनेट वाला, सक्सिनेट वाला याद आया ना? यस सर। है ना, सल्फर ड्रग उसी सेक्शन में है। और कितना क्वेश्चन है जी तुम्हारा? पता नहीं सर, रुको अभी है बहुत सारा। हाँ अभी बाकियों को देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद तुम्हारा आते हैं। अंकिता तुम्हारा क्वेश्चन क्या है जी? अंकिता सर प्लांट फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चंस दिया हुआ इसमें, थोड़ा नीचे कहाँ पर? जाके इसको विशेषता के क्वेश्चन के जस्ट बाद ही, जहाँ पे इसका क्वेश्चंस खत्म होता है उसके बाद। ओके, ये डार्विन लिखा हुआ है वही है क्या? डार्विन से पहले वो लास्ट में आया था सर। ये एक है ना मल्टी, ये किसका है भाई? When does a तो तुम्हारा नाम से देखते हैं कहाँ है। सब विशेषता को क्वेश्चन भरा पड़ा है यहाँ पे सर। ये when does a concentration gradient exist वाला जो क्वेश्चन है ना, आप एग्जाम इसका है क्या? मेगा एग्जाम वाला है? हाँ हाँ सर। यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है, which enzyme helps in, ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 9, ये शारदा का है। सर वो नहीं है, when does a concentration gradient exist जो करके क्वेश्चन है। कहाँ पे भेजियो? उसी पे टेलीग्राम पे ही है। हाँ सर जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर ही उसका क्वेश्चन है। ये निहार सर लिंक भेजे उसी का ऊपर है क्या? हाँ उसके ऊपर अंकिता का ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन। Main objective of production used for herbicide resistant GM crop. Now, which of the following chlorophyll, which of the following cell turgidity, mold mass functional acid? हाँ ये है क्या? When does a concentration gradient exist? यही ना? हाँ हाँ क्या है? When does a concentration gradient exist? When solute concentration are low, some membrane ruptures when solute concentration is high, when solute concentration differs on neither side of the membrane. गलत है ये तो। डी वाला होगा ना सर? अरे गलत है डी वाला, when solute concentration differ on either side of the membrane। अच्छा सही है। हाँ तो वही तो बोल रहे, वही वाला तो होना चाहिए ना। सही है। इधर हाँ, साइड ठीक है, तभी तो concentration gradient। ठीक है ये सही, आपका जो फोर्थ ऑप्शन आप टिक करी है वो सही है, ओके है ना? हाँ ठीक। चलो आगे बढ़े।
Yes, sir. Seeds and spore do not lose the viability in unfavorable period. Reason: seed and spores have high osmotic pressure. ऐसा कुछ नहीं है. Osmotic pressure, how it is related with osmotic pressure? ये osmotic pressure से related ही नहीं है. भले ही उसमें पानी कम होता है. It has hard covering. Both assertion and reason are true, and reason is correct explanation for A. Okay, high osmotic pressure कहने का मतलब अंकिता, चलो इसको जस्टिफाई करते हैं. सही भी है लेकिन उतना सही भी नहीं. स्पोर्स ऑस्टेड जीवित रह पाते हैं क्योंकि उसके पास हार्ड कवरिंग रहता है, टेक्स्टा टेगमेन के चलते, है ना. स्पोर कोट के चलते जीवित रह पाते हैं. और ऑब्वियसली उसके अंदर पानी कम होता है. पानी कम होना मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना, मतलब पानी लेने की टेंडेंसी ज्यादा होना, है ना. तो इसको जस्टिफाई कर भी सकते हैं, सही भी है नहीं भी है. अब ये तुम्हारा सीड वायबिलिटी वाला से क्वेश्चन होगा, है ना. सर हमको ये लगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ऊपर वाला भी स्टेटमेंट मतलब बोल रहा है लेकिन रीजन वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी वाला हम देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर कि उसके पास पानी कम है तो वो जीवित रहता है. इट इज नॉट सो. भले ही पानी, हाँ पानी कम है, लेकिन पानी कम है मानते हैं, लेकिन है क्या ना, उसका कवरिंग के चलते ये जीवित रह पाता है, ठीक ना. कवरिंग के चलते जीवित रह पाता है. इसलिए देखोगे बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो पानी से लेना देना नहीं है, वो उसका हार्ड कवरिंग से लेना देना है. ठीक है. तो आंसर आपका आप ठीक करी थे आप. तो क्या दिक्कत क्या सर होना चाहिए. आई विल एक्सेप्ट. हाँ आई विल एक्सेप्ट. मैं तो एक्सेप्ट करूंगा इसको. ठीक है. ठीक है. मल्टी डायरेक्शनल फ्लो of a variety of organic and inorganic solute occurs to क्या लिखा है? vascular tissue होना चाहिए ना सर. हाँ हटाओ, फ्लोएम होना चाहिए. Which of the following cell may show turgidity? जो लिविंग होगा वही, जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है वही टर्जिडिटी शो करेगा. अब बताओ कौन सा लिविंग है इसमें? लिव ट्यूब. सही है, हटाओ. Which of the following shows the absence of chlorophyll B? ये कौन सा क्वेश्चन है यार. सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी. इसका आंसर डी होना चाहिए ना. ब्राउन एल्गी में ए और सी होता है. ए और सी होता है. हाँ. ए बी ए सी ए डी ना. हाँ. वेरी गुड. ब्लू ग्रीन एल्गी भी सही है, ब्राउन एल्गी भी सही है. ओके ठीक है, दोनों सही है. अच्छा. नेक्स्ट, ये किसका है? डार्विन. मेरा ही. तुम कौन? अंकिता. हाँ तुम्हारा आवाज बदल गया. नहीं. हाँ ठीक. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन डैश यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू. भैया घास हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ना. हर्बिसाइड मतलब घास फूस को मारने वाला केमिकल ना. हाँ. घास फूस को मारने वाला केमिकल रेजिस्टेंट पौधा क्यों बनाते हैं? ताकि हम खेत में कोई घास फूस मारने वाला केमिकल डाले तो हमारा प्रोडक्ट ना मरे, घास मरे. सर ऑप्शन में ये जो करेक्ट किया है और जो रॉन्ग किया है, ये दोनों में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है? बी और सी में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है? कौन सा ऑप्शन? बी और सी में. हाँ बी और सी में से. सी. बी वाला क्यों नहीं हो सकता? ये चीज तो हम और किसी को एक्सप्लेन किए थे कुछ दिन पहले. एक्जेक्टली यही. कौन? अद्रिजा पूछी थी. ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सर. ये अद्रिजा पूछी थी या कोई और पूछा था? सी. ध्यान से सुनेंगे इसको. ओके. Elimination of weed from the field without use of manual labor. Reduce herbicide accumulation in food articles for health safety. ऐसा कुछ नहीं है. ध्यान से सुनेंगे. हर्बिसाइड मतलब वो भी पौधा ही है ना.
और हमारा जो डिजायर्ड पौधा है वो भी नॉर्मल पौधा ही है भाई। अब हमारा नॉर्मल पौधा और पार्थेनियम, ठीक है, वीट और पार्थेनियम दोनों को पता है क्या कि भैया डीडीटी को सेंस करना है कि नहीं करना है? नहीं पता है ना? नहीं। ओके, अब मान के चलो हम डीडीटी छिड़क देंगे, डीडीटी छिड़केंगे तो दोनों मरेगा ना, हमारा पार्थेनियम भी मरेगा, पार्थेनियम घास है वो भी मरेगा, वीट भी मरेगा, है ना? अब मान के चलो हमने एक जीएम वीट बनाया जो कि हर्बिसाइड और रेजिस्टेंट है ना, हमने लगा दिया खेत में, और उस जीएम वीट के साथ साथ पार्थेनियम भी ग्रो कर रहा है। नाउ वी आर अप्लाइंग सम हर्बिसाइड, है ना? अब कौन मरेगा? कौन मरेगा? पार्थेनियम। पार्थेनियम मर जाएगा, हमारा वीट जिंदा रहेगा। तो हम जब दवा छीटेंगे तो आराम से घास को एलिमिनेट कर सकते हैं बिना लेबर कॉस्ट के। ये ठीक है, तो हमारा मोटिव है कि बिना लेबर खर्च किए हुए कम समय में घास का सफाया कर दे, ठीक ना? और हम लोग ये ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि हम स्लो पॉइजन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ठीक ना, हेल्दी फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमारा में मोटिव नहीं है। आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, आप पढ़ोगे या मास्टर्स में पढ़ोगे ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट करके, ठीक है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट पौधे हमने बनाए हैं। ग्लाइफोसेट इट्स ए काइंड ऑफ हार्बिसाइड, तो हमारा प्रोडक्ट को हार्म नहीं करता है, घास को हार्म करता है, तो घास मरेगा ना। हाँ बोलो। तो हर्बिसाइड को स्प्रे करने के बाद पौधे में वो एक्यूमुलेट हो सकता है भले ही वो जीएम हो? ना 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 ना, वो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। तो फिर बी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव तो वो नहीं है ना कि एक्यूमुलेट हो कि ना हो, ठीक ना? हम वो ध्यान में दिए ही नहीं कि हम फूड सेफ्टी से बात काम कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं, ठीक ना? मेरा काम था जीएम सॉरी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का कि आराम से घास फूस को मारा जा सके बाय अनहार्मिंग आवर डिजायर्ड क्रॉप, ठीक ना? अब हो सकता है दवा डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट हो ही जाएगा, लेकिन वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हो गई, सोइल में जाएगा, सोइल में डिसॉल्व होगा, तो तुम्हारा वीट में भी जाएगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं है ना। मेरा कंसर्न है कि लेबर के कॉस्ट के बिना ही हम घास का सफाई कर दें। ओके शारदा, योर क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ। हाँ बोलो सर। मेरा एक बस छोटा सा लाइन में डाउट है एनसीईआरटी में, थोड़ा हमको बता दीजिए, बस एक लाइन का ही है वो। फोटो भेजो। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक जगह पे ट्रांसपीरेशन का रोल्स लिखा हुआ है, तो वहां पे एक लाइन लिखा हुआ था, क्रिएट्स ट्रांसपीरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। फोटो भेजना जरा, ये कैसे हो गया? फोटो भेजना जरा। फोटो में भेज देते हैं। हाँ शारदा, तुम्हारा क्वेश्चन, मतलब ही नहीं निकल रहा है। फोटो भेजो देखते हैं। शारदा तुम्हारा क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू कार्बोहाइड्रेट ना? यस सर। एटीपी टू कार्बोहाइड्रेट, एटीपी टू कार्बोहाइड्रेट, ATP to carbohydrate, come on, glycolysis का फर्स्ट स्टेज रिकॉल करो जरा। ग्लूकोज glycolysis हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, that is energy investment phase। हाँ याद आया? यस सर। तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है जी? हेक्सोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, है ना? ओके, तो कैटालिसिस हो रहा है क्या उसका? तोड़ना हो रहा है, नहीं हो रहा है ना अभी तो। सो ऑप्शन 2 तो नहीं होगा इसका, नहीं 1 भी नहीं होगा क्योंकि वो एंजाइम नहीं है, ठीक ना? बचा क्या? कैटालेज एंड फॉस्फोराइलेज, ठीक ना? तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज दैट इज फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं ना, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रहा है। यस सर। तो नंबर 3 है क्या आंसर? देखो तो। यस सर, नंबर 3। ओके 3 याद है ना? एटीपीज लगता है तुम्हारा, एटीपीज लगता है जब F0 F1 काम करता है, हाँ ठीक ना? वहां पे
ये किसका आंसर क्वेश्चन था? द सोर्स ऑफ फास्फोरस सर ये भी मेरा ही है। कन्वर्जन ऑफ PgAl टू BPgAl इज व्हाट? सर ये तो ATP होगा ना। द कन्वर्जन द सोर्स ऑफ फास्फोरस H3PO4 होना चाहिए आई थिंक इसका। याद करो जरा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड टू बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सर वहाँ पे तो ATP टूटता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। स्प्लिटिंग रिएक्शन रिकॉल करो जरा, स्प्लिटिंग रिएक्शन मिला, स्प्लिट रिएक्शन। यस सर। DHAP PgAl बनता है, हाँ। उसके बाद बनता है ना बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आपका आंसर 1 होना चाहिए। ओके, पहुंची कि नहीं पहुंची वहां तक? यस सर पहुंच गए। If two molecules of sucrose have to be, तुम लोग को कितना बार बताएंगे ये क्वेश्चन? यहाँ पे सुक्रोज लिखा हुआ है। सुक्रोज मतलब C6H12O6 गुना 2। यस सर, तो एक सुक्रोज से दो नहीं मतलब एक ग्लूकोज से 2 ATP बनता है, नेट ATP ग्लाइकोलिसिस में। तो एक सुक्रोज से 4 बनेगा, तो 2 सुक्रोज से 8 बनेगा ना। तो 8 तो यहाँ पे 32 दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करें। If two molecules of sucrose have to be respired, how many molecules of ATP are net gained in aerobic oxidation of glucose during glycolysis? क्या पूछना चाह रहा है यार? एरोबिक ऑक्सीडेशन पूछ रहा है ना। नाउ थोड़ा सा लेकिन आगे तो ग्लाइकोलाइसिस मेंशन कर दिया। एरोबिक बोल रहा है ना जी। यस सर। एरोबिक मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब इज इट आस्किंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल ETC से पूछ रहा है क्या ये क्वेश्चन? देखो तो जरा। तो फिर आगे ग्लाइकोलिसिस क्यों लिख दिया? वही तो गड़बड़ है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है यार, है ना। तो यदि हम कहते नेट कितना ATP बनता है जी? ग्रोस ATP कितना बनता है? ग्रोस ATP 2 बनता है कि 4 बनता है? ग्रोस ATP 2, ग्रोस ATP 4, नेट ATP 2। ग्रोस 4 और नेट 2। ग्रोस 4 बनता है ना। हाँ। मतलब C6H12O6 है। और ये सुक्रोस ले ले, ठीक ना। यदि हम सुक्रोस लेते हैं तो सुक्रोस के केस में क्या हो जाएगा? 4 सुक्रोस के केस में तो ये आपका ऑब्वियसली शुड बी 8, मतलब 8 होना चाहिए यार। ये तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत है, ठीक ना। यदि 32 बोल रहा है तो 32 हम बोल सकते थे इसको, यदि हम ETC से कंपेयर करते हैं, ETC है ना। ओके चलो ETC से भी करके देखते हैं जरा। ओके, ड्यूरिंग ETC how many NADH2 is produced? सॉरी ETC नहीं, ग्लाइकोलिसिस में एक बार जब ग्लाइकोलिसिस होता है, चलिए आंसर हम बता रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सही है, ये शायद आंसर सही है। एक ग्लाइकोलिसिस में कितना NADH2 बनता है जी? 2 ना? 2 बनता है। ये सर 2 बनता है। ओके, सो 2 गुना 3 ना ETC में, सो 2 to just 6 ना। और मान के चलो ये प्रोसेस 4 बार हुआ, मतलब कि 24 और 6 करेंगे ना, और 6 ऐड कर देंगे, और क्या, तो 12 ही होगा ना। फिर भी आंसर आपका 32 दिया हुआ है। गलत है ये, मतलब कि क्वेश्चन गड़बड़ है या तो आंसर गड़बड़ है ना। ठीक है, हटाओ उसको। If two molecules of sucrose have to be respired, how many molecules of ATP are net gained in aerobic oxidation of glucose? 2 molecules of sucrose so net कितना आता है जी? 36 ना। 36 गुना 4 करो जरा, 144 के आसपास आना चाहिए। अगर 38 ले तो फिर 38 लेके करे तो कितना आ रहा है? 32 के 152 आ जाएगा सर। आ रहा है 152 ना। यस सर। हाँ,
सही है, कैसे है पता चला ना? यस सर, सुक्रोज, दो सुक्रोज, हाँ। If two molecules of sucrose have to be respired, how many ATP molecules are produced aerobic? Anaerobic oxidation of glucose ना। Anaerobic में कितना होगा? नेट पूछ रहा है ना, तो 4 8 होगा। तीसरा 16 दिया हुआ। How is it possible? If two molecules of sucrose have to be respired, how many molecules of ATP are produced in aerobic oxidation of glucose? नेट या फिर ग्रोस कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। नेट कितना आएगा बताएंगे जरा? 2 2 4। If two molecule of sucrose ना, 8 मतलब आप मान के चलिए 4 ग्लूकोज, ओके, तो 4 का 16 है ना, ये हो जाएगा आपका ग्रोस। और नेट कितना हो जाएगा? 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। 8 और 16 दोनों में से क्या है? 1 या 3 होगा। 1 या 3 ना, तो इसमें नेट पूछा है ना ही इसमें ग्रोस पूछा है। नेट नहीं पूछा है तो हमेशा आप ग्रोस पे ही जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट। Which of the following act as a respiratory substrate under certain condition in the plant animal? Certain conditions in the plant animal. तो कैसा क्वेश्चन हुआ यार? सर्टेन कंडीशन, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी सॉफ्टवेयर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन द प्लांट एनिमल। अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी यूज हो सकता है, फैट यूज हो सकता है, प्रोटीन यूज हो सकता है। ओके चलिए, यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल बोल रखा है, यूजुअली तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होगा, ठीक ना। तो सर्टेन कंडीशन मतलब एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या बचेगा? फैट एंड प्रोटीन बचेगा। हाँ, तो फैट प्लांट में नहीं होगा शायद। हाँ ठीक है, ओके नेक्स्ट। व्हिच एंजाइम हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट? ये तो कर चुके, हो गया। अंकिता फोटो भेजी। हाँ यस सर। हाँ कौन सा लाइन बताओ? ये जो ऊपर में लिखा है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस से कॉम्प्रोमाइज, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? समझा है इसको एक्सप्लेन क्या है, गलत लिखा है कि सही लिखा है? हम तो अज्यूम भी नहीं कर सकते ना, आप बोल देंगे तो थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे हाँ गलत ही है। अच्छा, creates transpiration pool for absorption and transport of plant। absorption and transport of plants होना चाहिए कि इन plants होना चाहिए? ग्रामेटिकल मिस्टेक है यार ये तो। ठीक है, creates transpiration क्या है, मीनिंग ही नहीं निकल रहा क्या लिखी? creates transpiration pool for absorption and transport in plants करो इसको, ठीक ना। ऑफ प्लांट्स नहीं होगा, इन प्लांट को। माता दे निकला है क्या रे तुमको? इन प्लांट होगा। अच्छा सर, ट्रांसपिरेशन का सबसे मेन रोल क्या बताएंगे हम लोग? सबसे मेन रोल, ट्रांसपिरेशन का मेन रोल और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल। ट्रांसपिरेशन का मेन रोल होगा ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलेंगे इसको, मास फ्लो हाइपोथेसिस, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। ना ठीक ना। ट्रांसपिरेशन का मेजर रोल होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर करना पत्तों में, ठीक ना। यही मेन ऑप्शन लेंगे, ठीक है। मतलब एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे ना, मतलब सबसे मेन उसका जो रोल है। हाँ, अब बहुत सारा जगह पे दिया होगा भैया पत्ते को कूल कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। हाँ सर, हम भी वही क्वेश्चन में हुए थे, तो मेरा ठीक ना, हाँ वही डाउट था कि कूलिंग है या फिर ना इसी के बेसिस पे तो है पूरा का पूरा। एसेंट ऑफ सैप इसी पे तो पूरा डिस्क्राइब है ना, ट्रांसपिरेशन पूल पे ना। इसीलिए क्या एसेंट ऑफ सैप थ्योरी को क्या थ्योरी कहा गया? एसेंट ऑफ सैप थ्योरी जो दिया गया था, किसने दिया था? मंच ने दिया था? नहीं, किसने दिया था? which is widely known as what? cohesion tension transpiration pool theory। अच्छा गया ना? अच्छा।
हाँ। हो गया सभी का क्वेश्चन? हम्म, हो गया ना? चलो अभी किसका बचा हुआ है? इसका बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। विशेषता आर यू देयर? विशेषता चलो शारदा तुम्हारा हो गया? यस सर। अंकिता यू आल्सो डन? यस सर। ओके चलो आप दूसरा चीज स्टडी कर सकते हो और ये सुनना है तो सुन सकते हो, यू विश। अब आते हैं विशेषता एक क्वेश्चन पे। तो यार 1:30 बजे से मेरा दूसरा क्लास भी है। ओके विशेषता। यस सर। कितना क्वेश्चन बाकी है जी तुम्हारा? एक जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये असर्शन था ना तुम्हारा? 6 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है चलो खत्म कर देते हैं। Embryonic development proves interrelationship and common ancestor of metazoan. Reason it involves similar sequence of 5 dynamic process during development. सही है? ठीक ना? और सर चिंता मत करो, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है मेटाजोन्स में और यूथेरियंस में। मेटाजोन्स और यूथेरियंस मतलब हम लोग, ओके। मेटाजोन्स कहने का मतलब लोअर एनिमल्स, है ना? तो आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है हमारा, कछुए का, मछलियों का, कहीं ना कहीं सिमिलर है। फिश तो का सिमिलर होता है, हाँ सिमिलर होता है सर। सारा का तो सिमिलर, कॉर्डेट्स का सिमिलर दिखाते हैं। हाँ सिमिलर होता है, ठीक है ना? सिमिलर होता है तो है, ठीक है। और सिर्फ 5 डायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? 5 डायनेमिक प्रोसेस कहने का मतलब होगा गैस्ट्रुलेशन, ठीक ना? ऑलमोस्ट सेम होगा गैस्ट्रुलेशन। तो ठीक है, यहाँ इतना डीप से क्वेश्चन याद है। आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होगा एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में। जब गायनोकोलॉजिस्ट पढ़ोगे डिटेल में तब आपको पढ़ना होगा। हो सकता है जब आप एमडी करोगे तब, एमबीबीएस में ना पढ़ाया जाए, है ना? नेक्स्ट, a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect। सर ये तो हो गया, उस समय बताए थे। ठीक है, वही मेरोब्लास्टिक क्लीवेज वाला। select the incorrect statement। FSH stimulates the Sertoli cell which helps in spermatogenesis। incorrect पूछ रहा है ना? LH triggers ovulation in ovary। LH and FSH decrease gradually during the follicular phase। menstrual cycle देखो यार फिर से। अब देखा menstrual cycle देखी और डायग्राम देखोगे? यस सर। डायग्राम where is the diagram? डायग्राम देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा होगा डायग्राम। LH and FSH decrease gradually during follicular phase। so देखो FSH और LH घटा हुआ है ना ऊपर में देखो, है ना? फॉलिकुलर फेज मतलब अभी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, 14 दिन वाले से पहले वाले दिन में, ठीक है? तो उसमें एफएसएच और एलएच का कंसंट्रेशन घटा हुआ है, सही है। नेक्स्ट, ये देखो, ये डायग्राम से, इस फ्लो चार्ट से, इस ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आता है। रट जाओ, खा जाओ इसको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है उसमें। इनकरेक्ट पूछना, दैट इज करेक्ट ना? LH and FSH decrease gradually during the follicular phase। सही है। LH triggers secretion of androgen। Luteinizing hormone triggers the secretion of androgen from the Leydig cells। Is it? Luteinizing hormone triggers secretion of LH। सर वो लास्ट, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो सही है। LH triggers ovulation in ovary। सही है। LH and FSH decreases gradually। ये सही है। LH triggers secretion of androgen from the Leydig cells। Leydig cells के ऊपर कौन सा काम करता है? सर LH ही काम करता है और एंड्रोजन ही सीक्रेट करता है। ठीक है, ये भी सही है। FSH triggers the Sertoli which helps in the spermatogenesis। सर डिक्रीज कहाँ होता है फॉलिकुलर? सर फॉलिकुलर फेज में LH और FSH डिक्रीज कहाँ होता है? वो तो अपने नॉर्मल स्टेज में रहता है, ओवुलेशन के टाइम में वो हाई लेवल पे जाता है। ओके अच्छा ठीक है, हाँ तो इसलिए उसको सही करा गया, मतलब ओके ओके। इनकरेक्ट मतलब आंसर गलत दिया हुआ। हाँ सही है, आंसर गलत दिया हुआ है आपका, सी होना चाहिए। ग्रेजुअली डिक्रीसेस, ग्रेजुअली बोल रहा है ना, जबकि ये कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है। हाँ हाँ नॉर्मल स्टेज में, ठीक है। हाँ वो आंसर गलत दे रखा है। ओके
गलत है। नेक्स्ट, in context to amniocentesis, which of the following statement is incorrect? It is usually done when the woman is between 14 to 16 weeks of pregnant. पहले भी कर सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है, ठीक ना। It is used for parental sex determination. नहीं, ये तो गलत है, ठीक ना। आंसर गलत दिया गया। Parental सर sex इसमें क्लेफ्ट determination प्लेट क्या होता है? वो बता रहे। It can be used for reduction of Down syndrome, सही है। Detect cleft palate. Cleft palate is a type of embryonic development, ठीक है। ओके, ये भी तो गलत है। क्लेफ्ट पैलेट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, कुछ गड़बड़ प्रकार का डेवलपमेंट होगा, ठीक ना। और ये इट्स ए टाइप ऑफ ओकोमेलिया, ठीक है। एक फोटो भेज रहे हैं, देखेंगे जरा। दिस इज क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट पैलेट का डेवलपमेंट यस एम्नियोसेंटेसिस से हम लोग नहीं जान सकते शायद, ठीक ना। देखे होंगे बहुत लोगों के होंठ जो होते हैं ना, ऊपर वाला अपर लिप कटे हुए होते हैं, यस सर, देखे हो ना, दैट इज कॉल्ड क्लेफ्ट हाँ। पैलेट। तो ये हम जान नहीं सकते, एमनियोसिंथेसिस से हम लोग जान नहीं सकते। एमनियोसिंथेसिस से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं, ओके। मतलब इसका दोनों ही गलत है। हाँ, बी और डी दोनों गलत है। कहाँ गया, यही था ना, क्लेफ्ट पैलेट। हाँ, it can be used for detection of cleft palate, so it can be used parental। आपका बी और डी दोनों गलत है, okay? The test tube baby program employ which of the following techniques? Intracytoplasmic sperm ejaculation, intrauterine insemination, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer। सर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ही सारा आ जाएगा, सारा ही ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा सही तो ऑप्शन ए लग रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन तो नहीं होगा ना टेस्ट ट्यूब में? हाँ वो तो नहीं होगा, बाकी ये 3 ऑप्शन तो होगा। सही पूछ रहा है ना। जाइगोट भी सही है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजैकुलेशन भी सही है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, बी और सी नहीं होना चाहिए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन 1 और डी भी सही है, लेकिन यदि देखा जाए, करेक्ट देखा जाए टेस्ट ट्यूब बेबी में, तो हम लोग फर्टिलाइजेशन क्या करेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही करेंगे ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म सेल्स को और ओवा सेल्स को एक साथ ला सकते हैं और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका 4th को वेटेज दिया है, 4th, ठीक ना। हाँ, 4th को वेटेज दिया गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहने का मतलब, यदि स्पर्म सेल्स का जो एक्रोसोम पोर्शन है वो ठीक नहीं है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? स्पर्म सेल्स को लेके, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है, सिरिंज में लेके फीमेल ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेंगे, इन विट्रो ही करेंगे, है ना। ठीक है, ये इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका लास्ट वाले को दिया गया। Assisted reproductive technology involves transfer of, ART बोलते हैं ना, assisted reproductive technology involves the transfer of ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube, zygote into the uterus, embryo of 16 blastomere into the fallopian tube। सर इसमें सही तो है सेकंड आपका, ऑप्शन दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही, ठीक है, दोनों सही, ठीक है, दोनों सही है। When does a concentration gradient, हो गया ना, अंकिता का क्वेश्चन था। थैंक यू चलो हो गया, ओके, यस सर। और वो एक बोले थे एंजाइम वाला, ठीक ना। यस सर, वो पूछ लेंगे, मेरे पास होगा तो हम भेज भी दे रहे हैं, नहीं तो पूछ लेंगे बाद में, याद दिलाएंगे, ठीक ना। अभी होगा मेरे पास, हम दे देंगे। ओके, चलो ठीक है, साइन ऑफ करो आप लोग सब। थैंक यू सर।